बिकॉज 4 लाइन है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है इस चीज को लेकर कि मन में अपने एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत भव्य बनाना है, एक भारत नया बनाना है। और ये लाइन बहुत मोटिवेट करती है। नमस्ते दोस्तों, मैं शरद राव आपके सामने लाया हूं रतलाम का पहला पॉडकास्ट चैनल द रियल पॉडकास्ट, पावर्ड बाय पी बॉक्स प्रोडक्शन, मीडिया पार्टनर मल्टीमीडिया स्टूडियो, एजुकेशनल पार्टनर न्यूटोलॉजी। आज बसंत पंचमी का त्योहार है। बसंत पंचमी का त्योहार हम देवी सरस्वती माता की पूजन के साथ मनाते हैं और देवी सरस्वती मां ज्ञान की देवी है और शिक्षा की देवी है, और इसी को आगे रखते हुए हम अपना पहला पॉडकास्ट शिक्षा के लिए कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ रतलाम जिले के बहुत प्रतिष्ठित स्कूल जावरा पब्लिक स्कूल के यंगेस्ट प्रिंसिपल डॉक्टर पीयूष मूणत सर हमारे साथ हैं। सो वेलकम आवर गेस्ट, द यंगेस्ट प्रिंसिपल ऑफ जावरा पब्लिक स्कूल, डॉक्टर पीयूष मूणत। Host and supportive leader. He's always supported his staff, his teachers, and students also. His visionary towards this modern era of education is very clear that he wants the students to become confident, presentable, and a very good human being. There are no words to express our principal sir, Dr. Piyush Munat sir. He has leadership quality. He is inspiring, fair, decisive, and dedicated and compassionate person. Our principal sir is supportive, dedicated, determined, and encouraging to us. He is the highlight of us. Dr. Piyush Munat, Principal Jaora Public School Jaora, with his dedicated visionary approach and proven skill in administration, school reshaping, curriculum development, and student welfare, has been instrumental in shaping schools' overall academic excellence and overall growth. These aspects make him a respected figure in the school community. Thank you. डॉक्टर पीयूष मूणत, इनका व्यक्तित्व इनके नाम से झलकता है। पी पॉजिटिव एंड परसिस्टेंट, ई एनर्जेटिक, वाई यंग एंड डायनेमिक, यू अनस्टॉपेबल, रोका नहीं जा सकता इन्हें, जो ठान लिया वो ठान लिया। एस सोशिएबल एंड सपोर्टिव, सबका साथ देते हैं हमेशा। और मोस्ट इंपोर्टेंट एज हैप्पी एंड होपफुल, खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। A great mentor is like a lighthouse who guides all the ships to the shore. Our principal sir is just like that. He has made so many lives. He is an epitome of excellence. I would say in his vision, in his dedication, his kindness has made me to push my limits and strive for. हेलो सर। वेलकम सर, हमारे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आपका फैमिली बैकग्राउंड जैसा हमारी टीम ने हमको बताया था, हमने पूरा रिसर्च किया है, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पूरा एक बिजनेस ओरिएंटेड है। तो आपका इस एजुकेशन लाइन में आने का किस तरह से आपको मोटिवेशन मिला? क्या आपके लिए इंस्पायर रहा कोई इंसिडेंट ऐसा जो आपको इंस्पायर किया था? तो वो हमें आप बताइए प्लीज सर। ऐसा ज़रूर है कि हम लोग फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस ओरिएंटेड है, बिकॉज 75 ईयर्स ओल्ड हमारी फर्म है मोतीलाल एंड सन्स, उसके थ्रू हम शुरू हुए। बट एजुकेशन में मेरा आना सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बिकॉज ये मेरे फादर और मेरे दादाजी के माध्यम से शुरू हुआ काम है। लगभग 1990 34 साल पहले मेरे फादर ने मेरे दादाजी के इंस्पिरेशन से, शमील मलजी मूणत के इंस्पिरेशन से स्कूल शुरू किया था। छोटे से 3 कमरों में स्कूल शुरू हुआ था बाय द नेम ऑफ मदर टेरेसा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, और फिर वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। उसके पहले मेरे फादर भी एक स्कूल टीचर रहे हैं प्राइवेट, सो उनको एक इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने स्कूल शुरू किया। वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट एक जर्नी थी, बिकॉज छोटा सा स्कूल होना और सर्वाइव करना बहुत इश्यूज आते हैं। देन माय ग्रैंडफादर वंस टोल्ड हिम कि कोई बात नहीं, अपने कारण किसी का अगर घर चलता है तो हमको काम करना चाहिए। सो देन द जर्नी नेवर स्टॉप्स, वो फिर चलता रहा, कोई इशू नहीं आया। बट माई इंटरेस्ट वॉज इन एजुकेशन हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। मेरा इंटरेस्ट पहले शॉप पे बहुत ज़्यादा था,
बिकॉज व्हेन यू सी करेंसी मनी इन हैंड तो वो बहुत अट्रैक्ट करती है. देन वंस माय फादर कॉल्ड मी एंड सजेस्टेड मी व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर दैट बीइंग अ टीचर इज द ग्रेटेस्ट थिंग अ पर्सन कैन हैव इन हिज लाइफ, बिकॉज एक टीचर पूरी जनरेशन को सुधार सकता है. तो उनके इंस्पिरेशन ने जब मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, यू शुड बी अ टीचर, यू शुड कम टू माय सेटअप, यू शुड जॉइन एज अ फिजिक्स टीचर ओवर हियर एज माय फिजिक्स वाज गुड. आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ physics teacher in Mother Teresa Public Higher Secondary School. So there it started. I worked, I think 3 years in our Ratlam setup. We did really very well. Then in 2014 we took over Javra Public School in Javra, and then he shifted me to Javra. My father shifted me to Javra with my uncle, and he with management के support के लिए उन्होंने मुझे वहाँ भेज दिया. There was a principal and everybody was there. Then in 2017, our principal sir left the job. So my father suggested me, as I was very young, so I was a little scared कि यार कैसे करेंगे, इतना बड़ा सेटअप कैसे चलाएंगे, CBSE स्कूल है, कभी चलाया नहीं आज तक. Then he suggested me कि यार कर लेंगे, आप कर सकते हो, you should go and sit on the chair. I took the suggestion from my friend, like Tausif Ahmed sir is my friend. He is also a school principal. He suggested me, no, you should go and sit. And yes, my ex-principal Satbir sir, he is also a very good friend of mine. उन्हें मुझे सजेस्ट किया, नहीं पीयूष, it is the right time to sit on the chair and to accelerate this growth of Javra Public School, you should be on the chair. That will accelerate the growth. और भगवान की कृपा से वही हुआ, भगवान की दया से, और हम लोगों ने आज काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है जावरा के अंदर, और हम काफ़ी अच्छा एजुकेशन में कर रहे हैं. देन वी स्टार्टेड आवर न्यू सेटअप्स विद किड्जी एंड वर्चुअस वैली एंड एवरीथिंग. इट स्टार्ट लाइक दिस. सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि जब हमारी टीम हम जावरा पब्लिक स्कूल गए थे तो वहाँ हमने लोगों पे देखा था शिक्षा, सेवा और संस्कार. तो ये मोटो आपने क्यों उस जगह पे रखा? क्या आपका इसके पीछे था कि हमको यही मोटो रखना है, शिक्षा, सेवा और संस्कार? सर यहाँ भी थोड़ा सा मैं आपको अपडेट करूँगा. ये एक्चुअली लोगो मेरे फादर ने डिसाइड किया था व्हेन ही वाज विद मदर टेरेसा, जो आज मोड़त पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है. तो वहाँ उन्होंने शिक्षा, संस्कार और सेवा को दिया है. बिकॉज ही ड्यूरिंग हिज जर्नी ऑलवेज टोल्ड मी कि मैंने अपने बच्चों में हमेशा तुझे देखा था और मैंने चाहा है तेरे अंदर शिक्षा बहुत अच्छे से आए, तू संस्कारवान बने और तेरे अंदर सेवा की भावना समाज के लिए रहे. और वही भावना मैं अपने बच्चों में भी डालना चाहता हूँ. ऐसा उनका थॉट था जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया. आज भी जब वो अपना काम कर रहे हैं, उनका थॉट बहुत क्लियर है समाज के लिए कि बच्चे सारे शिक्षावान होने चाहिए, उनमें संस्कार होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए, इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ होना चाहिए, और वो समाज के प्रति सेवाशील होने चाहिए. जब समाज को ज़रूरत हो तो वो खड़े हो सके. ऐसे एक व्यक्तित्व का निर्माण हमको हमारे वेंचर के माध्यम से, हमारे स्कूल्स के माध्यम से हमको करना है. तो उस थॉट के बाद ये उन्होंने मुझे जब समझाया, इट रियली मीन्स टू मी ऑल्सो. जब हम देखते हैं हमारे आसपास इस तरह के व्यक्ति जब आसपास होते हैं तो वी फील प्राउड कि हाँ, हमारी सोसाइटी में अच्छे व्यक्तियों का निर्माण हो रहा है. तो उस थॉट के साथ शिक्षा, संस्कार और सेवा को मोटो बनाया गया. हमारे सारे ही सेटअप में शिक्षा, संस्कार और सेवा ही एक हमारा एकमात्र मोटो है. मेरा तीसरा सवाल सर आपसे ये रहेगा कि जैसा कि हम देखते हैं, मेरे घर पे भी 2 बच्चे हैं, तो हमें उन्हें हैंडल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और आप इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, तो आप किस तरह से बच्चों को हैंडल करते हैं? आज की जो न्यू जनरेशन, उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? 2 चीज़ें हैं शलभ सर यहाँ पे जो बहुत आवश्यक है जानना. पेरेंट्स के लिए तो अब एक डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस जो घर में आप बता रहे हैं वो डेफिनेटली हर पेरेंट को है. बीइंग अ टीचर हमारे सामने भी ऐसे काफ़ी चैलेंजेस आते हैं जब बच्चे, इतने सारे बच्चों को जब आपको डील करना हो, यू नीड टू मैनेज देम, यू नीड टू कोऑर्डिनेट विद एवरीबडी. 2 चीज़ें मुझे ऐसा लगता है हमको करना चाहिए एज अ टीचर. एक तो आपको उनका बहुत अच्छा दोस्त होकर उनकी बातें सुनना चाहिए ताकि आप उनको समझें, उनको समझने की कोशिश करें. आज की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है, सबको अपना ज्ञान देना है, सुनना किसी को भी नहीं है. टीचर को मुझे चाहिए कि ऐसा लगता है कि सुनना चाहिए पहले तो बच्चे को, क्योंकि उसके अंदर भी हो सकता है बहुत सारी भावनाएं. आजकल हम देखते हैं बच्चे जिस तरीके से ग्रोथ को, अपनी जनरेशन जैसे ग्रो हो रही है, उनके अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं. चूंकि माता पिता बहुत व्यस्त है, शायद इतनी बातें उनकी सुन नहीं पाते होंगे. तो टीचर अगर अच्छा बनना है, अच्छे से कंट्रोल करना है सारी चीज़ों को, आपके अंदर इतने पेशेंस होना चाहिए कि आप उसको सुन सको, उसकी भावनाओं को समझ सको,
फिर आप अपनी व्यक्तित्व को, अपनी विचारधारा को उसके ऊपर बताएं, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो समझाएं। और कभी कभी एक पिता बनकर उनको डिसिप्लिन में भी रखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पिता से बढ़िया कोई डिसिप्लिन बना नहीं सकता है। और एक पिता बनकर, अगर एक पिता और एक दोस्त, ये दो किरदार अगर एक टीचर अच्छे से निभा पाता है तो उसके बाद कंट्रोल करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। उसके बाद जो बच्चों की आवश्यकता होती है, अगर वो सही है उसके हिसाब से टीचर अपनी एक्टिविटीज़ को करे, और नहीं है तो उसको समझाने की कोशिश करे बजाय उस बच्चे को डांटने के या कुछ करने के। तो शायद बहुत अच्छे से हम क्लासेस को या स्कूल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो सर, आपको क्या लगता है टीचर और स्टूडेंट का जो एक बॉन्ड होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए, और कैसा टीचर होना चाहिए एक बच्चे की लाइफ में जो उसको अच्छे से इंस्पायर कर सके? मेरा महाभारत से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ मैं। तो एक किस्सा आपको सुनाता हूँ यहाँ पे। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तब अर्जुन का रथ हमारे वासुदेव श्री कृष्ण चला रहे थे, और कर्ण का रथ शल्य चला रहे थे। क्योंकि कर्ण हम जानते हैं कि अर्जुन से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, काफ़ी ज़्यादा महारत उनको हासिल थी, पर फिर भी ऐसा क्या हुआ कि कर्ण हार गए और अर्जुन जीत गए। तो वहाँ ये रोचक किस्सा आता है कि यार साहब, कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे, और शल्य जो थे वो कर्ण का रथ चला रहे थे। जब भी अर्जुन कोई भी बाण चलाता, कर्ण का रथ हद से हद कुछ ही कदम पीछे हट पाता था, और जब भी कर्ण बाण चलाता था तो अर्जुन का रथ काफी पीछे हट जाता था। फिर भी शल्य कर्ण को बोलता था कि भैया तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, डीमोटिवेट करता था। तो यहाँ बहुत आवश्यक है समझना कि हमारे बच्चों में हर पोटेंशियल अवेलेबल है। एज ए टीचर हमको डिसाइड करना है कि हमको शल्य बनना है या कृष्ण बनना है अपने बच्चों की लाइफ में। कृष्ण बनेंगे तो अर्जुन जैसे धुरंधर दुनिया को मिलेंगे, और अगर शल्य बनेंगे तो कर्ण जैसी शक्तियां होने के बाद भी हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है एज ए टीचर हमको समझना, और हमारा किरदार हमको समझना कि हमको शल्य की उपाधि चाहिए या कृष्ण की उपाधि चाहिए जो दिशा देने में सक्षम हो। तो वो मेरा ऐसा मानना है कि एक टीचर और जो बच्चे का रिलेशन है वो दो ही हो सकते हैं, या तो शल्य और कर्ण का हो सकता है या फिर कृष्ण और अर्जुन का हो सकता है। अब आप डिसाइड करिए आपको कृष्ण बनना है या शल्य बनना है। कृष्ण बनेंगे तो अर्जुन मिलेगा समाज को, शल्य बनेंगे तो कर्ण मिलेगा समाज को। तो सर, अगले सवाल से पहले मैं कुछ व्यूअर्स को आपकी जावरा पब्लिक स्कूल की कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूंगा। एकेडमिक से हटके हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज और इंडियन कल्चर को लेके जो हम आप काम कर रहे हैं स्कूल में, तो वो कैसे हम कनेक्ट करते हैं, मतलब लाइक अभी मॉडर्न जनरेशन की जो पढ़ाई है और जो हमारा इंडियन कल्चर है, कैसे इस चीज़ को हम कनेक्ट कर रहे हैं और कैसे आप इतना अच्छा कर पा रहे हैं? क्योंकि मैं देखते आया हूँ पूरी रील्स और सारी चीज़ें हमने पूरा स्टडी किया था, तो ये कैसे आप करते हैं इन चीज़ों को आप हैंडल? चलो सर, जब 2014 में 2014 में जब वहाँ जाना हुआ मेरा और वहाँ स्कूल की गतिविधियों को देखना हुआ, तब मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई थी, बिकॉज जो मेरी एजुकेशन हुई है वो एक ऐसे विद्यालय से हुई है जहाँ पे एक कमरा है, बच्चे बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। पर जब चीज़ों को मैंने देखा समझा, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ विशेष बच्चा कर ले ऐसा कुछ लगता नहीं है, उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और जब 2014 में मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जावरा पब्लिक स्कूल को मैं सर्व कर सकूं, तब वहाँ भी यही सिस्टम चल रहा था कि भैया आप एक रूम है, टीचर जा रहा है, पढ़ा रहा है। तब हमने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी और उसको सक्सेसफुली हमने इंट्रोड्यूस भी किया। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का कंसेप्ट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आज हमको देखने में 2020 में मिला है, ये हम लोग 2014 से करते आ रहे हैं। हमारे टीचर्स को तब से क्लियर है कि आपको हर चैप्टर के बाद कोई एक्टिविटी करवाना है या फिर हमें इंडियन कल्चर से कनेक्टेड बच्चों को रखना है। अब इंडियन कल्चर से कनेक्टेड क्यों रखना, ये मैंने अपने परिवार से सीखा है, क्योंकि हमारा परिवार शुरू से एक संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली रही है। तब मैंने देखा है हम जब भाई इकट्ठे होते हैं हमको किसी और की आवश्यकता ही नहीं होती है।
तो अगर बच्चा इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज को समझेगा, तो जब पुरानी पद्धति में हमने देखा है, अगर हम साथ में हैं तो हमें बाहरी दुनिया से जुड़ाव होना और ये जो समस्याएं बच्चों की आती है कि दूसरे में किसी व्यक्ति को ढूंढना, ऐसी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और इंडियन कल्चर का मतलब, ठीक है आपका संयुक्त परिवार नहीं भी है तो हमने जेपीएस को एक परिवार बनाया है, जावरा पब्लिक स्कूल हमारा एक परिवार है। मेरा ऐसा भी मानना है, जितना प्रेम हम हमारी माँ से करते हैं उतना ही प्रेम हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि और हमारी भारत माता से भी होना चाहिए। बिकॉज 4 लाइन है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है इस चीज को लेकर, कि मन में अपने एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत भव्य बनाना है, एक भारत नया बनाना है। और ये लाइन बहुत मोटिवेट करती है कि इस भारत माता के लिए हम जो कर रहे हैं, बिकॉज एज अ टीचर हम लोग इतने परिवारों को, इतने जनरेशन्स को सुधारने का काम कर रहे हैं। अगर हमारा वो एक किस्सा है ना, एक इंजीनियर की गलती मलबे में दब जाती है, एक डॉक्टर की गलती से हद से हद 1 या 2 पेशेंट मर जाते हैं, पर अगर एक टीचर गलती करेगा तो पूरी जनरेशन खराब होगी, पूरी सोसाइटी का नुकसान होगा। तो हम जो कर रहे हैं वो इस भारत के लिए जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। अब जहाँ हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी की जो न्यू जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सी चीज़ों में होती है कि नहीं आपने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। टीचर्स से वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, या कुछ भी ऐसी चीज़। तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी कि आप हैंडल कर सकते हो? और इतना बड़ा स्कूल है, आप छोटे से लेके बड़े जो 12th तक के बच्चे हैं, सबका एक अलग अलग माइंडसेट जो रहता है हमारा, तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है आपके दिमाग में कि हमको कैसे हैंडल करना उन चीज़ों को? ये बात बहुत सही है शलभ सर, के एक अकेला व्यक्ति हर चीज़ नहीं कर सकता है, उसको एक टीम की जरूरत होती है, राइट। तो मेरा कंसेप्ट भी ऐसा ही कुछ है कि आप जब इतने बड़े विद्यालय को चला रहे हैं, जहाँ इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे की तरफ आपको ध्यान देना है। और वो बात भी बिल्कुल सही है कि हर क्लास के साथ, हर उम्र के साथ माइंडसेट और सारी चीजें बदलती, स्ट्रेटेजी भी बदलना होती है। और उसी थॉट को लेकर मैं अपने साथ भी चलता हूँ। इसलिए मैंने मल्टीपल कोऑर्डिनेटर्स मेरे स्कूल में अपॉइंट किए हैं जो हर एज ग्रुप को अलग अलग डील करते हैं। और उसके पीछे लक्ष्य भी इतना है कि हर एज ग्रुप को डील करने का तरीका अलग होगा, स्ट्रेटेजी अलग होगी, और बच्चे ने उन टीचर्स को डील करने का तरीका भी अलग होगा, उनके साथ स्ट्रेटेजी भी अलग होगी। इसलिए कोऑर्डिनेटर्स अलग अलग अपॉइंट किए गए हैं। मेरे सारे ही स्कूलों में ऐसा किया है हम लोगों ने, और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप प्री प्राइमरी के साथ डील करेंगे तो अलग कोऑर्डिनेटर है, अलग व्यवस्था है, अलग टीचर है, उनकी बिल्डिंग भी अलग है, सब कुछ अलग है। अगर आप फर्स्ट ऑनवर्ड्स, थर्ड ऑनवर्ड्स बात कर रहे हैं, प्राइमरी और मिडिल सेक्शन की बात करें, कोऑर्डिनेटर के अलग है, उनको पढ़ाने का तरीका अलग है, उनकी स्ट्रेटजी अलग है, उनका स्टाफ ग्रुप अलग है, सब कुछ अलग है। Then if you are talking about 9 to 12, secondary, senior secondary classes, वहाँ स्ट्रेटजी फिर अलग है। How we are dealing with the kids, उनके साथ क्या चेंज करना है, क्या चीजें होगी। हर एज के बाद बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, मेटाबॉलिज्म चेंजेस भी आते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। उसके साथ हम भी ट्रेनिंग लेते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लेते हैं, हमारे टीचर्स भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम जनरेशन को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हम भी लर्न कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, और हर दिन हमें नया सीखते हैं, नया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए हम वो स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। सर, अभी मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जावरा पब्लिक स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों को लेकर? सर अभी लगभग 1700 बच्चों के नियर वहाँ है। 1700? जी सर, हमारी जो रिसर्च हुई थी अभी टीम को लेके, तो हमने कुछ बातें की थी टीचर्स से, तो हमने सुना था कि 2014-15 में आपकी स्ट्रेंथ कुछ 500 थी। जी। तो यहाँ से इतना ऊपर कैसे आपने उसको किया, और किस तरह से आपने मैनेज किया इस चीज़ को लेके कि 500 से 17 डायरेक्ट? ऐसा तो नहीं बोलूँगा मैंने अकेले ने किया है, बिकॉज जितने भी हमारे स्कूल्स और बिजनेस है, एक मूणत बिजनेस एंड एजुकेशन एसोसिएट्स के अंडर में काम करते हैं, जिसके हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन सब के नेतृत्व में ये एक सब काम हुआ है। और एजुकेशन चूंकि हमारे लिए नया नहीं था, हमको पता था एजुकेशन में क्या है, बिकॉज हमारी लेगेसी है 34 इयर्स की। आज 1990 में हमने शुरू किया था इस फील्ड में। तो हमें मार्गदर्शक के रूप में, अपने पिता के रूप में बहुत अच्छे एक व्यक्ति मिले हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मार्गदर्शित किया है। 2014 का जो सफ़र शुरू हुआ था, डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट सफ़र था हमारे लिए, बिकॉज एक ऐसी संस्था
थी हमारे हाथ में, जो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव मार्केटिंग के थ्रू कह दें या कुछ पेरेंट्स के मन में अनसर्टेनिटी के कारण रिवर्स हो रही थी। तब उस रिवर्स जाती हुई चीज़ों को, क्योंकि हम समझते हैं जैसे हम किसी गाड़ी को घाट से उतार रहे हैं तो उतारना आसान है, पर उसी को ऊपर चढ़ाना है फिर से, राइट, और उसके बाद ग्रोथ देनी है। तो पहाड़ पर चढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, वो भी तब चढ़ना जब आपकी गाड़ी नीचे उतर रही है। तो वो काफ़ी डिफिकल्ट फेज था हमारा शुरू के 2-3 साल, बिकॉज हमको पेरेंट्स को कन्विंस करना, उनको समझाना हम कौन है, हम किस थॉट को लेके जावरा पब्लिक स्कूल में आए। और जावरा पब्लिक स्कूल हमारे लिए एक सरप्राइज था, बिकॉज वी वर अबाउट टू स्टार्ट इन रतलाम। ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, हमको जावरा पब्लिक का ऑफर आया और हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई। 3-4 साल काफ़ी डिफिकल्ट निकले, बहुत सारे पेरेंट्स को समझाना पड़ा। जब हमारे टीचर्स भी पेरेंट्स से मिलते थे, काफ़ी सारी बातें उनको भी टीचर्स को सुनना पड़ती थी, बहुत वो सारी चीज़ें थी। बट आई एम लकी कि मेरे पास ऐसे टीचर्स हैं जिनके पेशेंस बहुत अच्छा है जिनके मन में, और काफ़ी फिर उन लोगों ने हमारा स्ट्रगल रहा। फिर उसके बाद हमारी जर्नी में ग्रोथ में 500 के बाद हम लोग 700 पे पहुँचे, फिर हम 900 पे पहुँचे, और 2-3 साल हम 900 पे अटक गए थे। मतलब कोई 1-2 बच्चे भी बढ़ नहीं रहे थे, हमारी स्टक हो गए थे हमारी सिचुएशन। देन वी वर ऑन टू दिस, फिर भी हम लगे हुए थे, बिकॉज डायरेक्टर साहब की तरफ से बिल्कुल फ्री हैंड था मेरे लिए कि आपको जैसे भी करना हो आप तो बस अच्छे से रन करिए। हम लोग उसमें लगे हुए थे। और हम सब जानते हैं हमारे देश ने एक बहुत बुरा समय देखा था कोविड का, हमारे साथ भी बहुत बुरा समय आया हमारे। चूँकि कोई माने या ना माने, जो सबसे खराब समय अगर किसी ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पर टीचर्स ने और स्कूल ने बहुत खराब समय देखा है अपना वो, क्योंकि आप पूरे पैक हो चुके हैं, आपकी एजुकेशन ब्लॉक हो चुकी है, आपके टीचर्स घर बैठे हैं, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, तो ये सब चीज़ें रुक गई थी। देन वी टुक इनटू इनोवेशन, हमने जिम्मेदारी ली इनोवेशन लेने की, हमने चीज़ें की। देन वी गॉट रिजल्ट्स। हमने जब हमारी बात, क्या होता है शलभ सर, इंसान एग्जाम्पल से ही समझता है। आप उसको कितनी बार बोल दो मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, वो नहीं समझेगा। बट व्हेन ही लुक एट यू, व्हेन ही सी थिंग्स डूइंग, थिंग्स वर्किंग। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी टीम ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जावरा में कि आज हमको एक इंस्पिरेशन के रूप में देखा जाता है कि यस, जावरा पब्लिक स्कूल ड्रास्टिकली चेंज्ड हिज लाइन ऑफ वर्किंग एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। इसके पीछे डेफिनेटली हमारा मैनेजमेंट का हाथ है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी करना असंभव था। देन मेरी टीम का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बिकॉज ट्रस्टिंग अ न्यू पर्सन, उसके बाद अपने से छोटे व्यक्ति को भरोसा करना। बिकॉज एक क्या होता है, जब भी हम काम करते हैं ना, एक ईगो बहुत बड़ी चीज़ है, तो अपने से छोटे व्यक्ति पर विश्वास करना कि हाँ ये बदलाव लेके आ सकता है या ये करके दिखा देगा, और उसके बाद धीरे धीरे उसको सपोर्ट करना, उसमें बहुत बहुत मुझे क्योंकि आपकी यंग एज थी। और मैंने जब 2014 में ज्वाइन किया, यू कैन इमेजिन इफ आई एम राइट नाउ 32, राइट, मैं उस समय कितना 10 साल पहले कितना छोटा था। व्यूअर्स को आपका फोटो भी बताया है वो जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी। 23 इयर्स ओल्ड एक लड़का है जिसके पास सीबीएसई एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, सीबीएसई स्कूल चलता कैसे वो कुछ नहीं है। मैंने अपने पिताजी से एक बात बहुत अच्छे से सीखी थी, और हम बनियों में एक कहावत भी है कि जिसकी बोली अच्छी है उसका कचरा भी बिकेगा। बट मैं नहीं कहता हम कचरा बेच रहे हैं, बट देन टू ऐसी कहावत मानी जाती है। इसलिए मेरे फादर ने फ्रॉम द फर्स्ट डे ही टोल्ड मी, कोई कितना भी गुस्सा करे, कोई कुछ भी करे, आपको अपने शब्दों पे लगाम लगानी है, आपको अच्छा ही बोलना है, सामने वाला कैसा भी बोले, आपको उसको स्थिति को समझाना है और काम डाउन रहना है। और यही आज हम बड़े बिजनेस गुरुओं को सुन रहे हैं, मोटिवेटर्स को सुन रहे हैं, सबकी एक ही बात है कि दिमाग में ठंडक, ज़ुबान पे शक्कर, ये 2 चीज़ होगी तो आपका बिजनेस दौड़ेगा और मन में शांति। और आपके जो नाम है, आपका नाम का अर्थ भी शायद अमृत या स्वीटनेस है, तो वो चीज़ तो आपके पास आनी है। तो सर जैसे आप इतना बड़ा स्कूल रन कर रहे हैं, तो इतने सालों से कर रहे हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा हो, जिसको फेस करने में आपको थोड़ा सा कुछ दिक्कत आई हो? सर स्ट्रगल्स तो डे टू डे आते ही रहते हैं और बदलते ही रहते हैं, बट स्ट्रगल तो नहीं बोलूँगा, एक परिस्थिति ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जो मेरे सामने आई है और लगभग हर स्कूल के प्रिंसिपल के सामने आती ही होगी, लगभग। आजकल क्या हो गया है सर, मानवाधिकार एक बहुत बड़ी चीज़ आ चुकी है, तो बच्चों के भी मानवाधिकार हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, सभी के मानवाधिकार है, हम उसका तहे दिल से सम्मान करते हैं।
क्या होता है आजकल, हम सभी जानते हैं कि हमको बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा देना है, हम सब ये मानते हैं और सबकी चाह भी यही है। पर जब हम चाहते हैं कि वो बच्चा अच्छे से शिक्षित हो, तब कुछ ना कुछ हमको राइट्स पढ़ाने वालों के हाथ में देना होंगे। क्या हुआ था एक बार, किसी टीचर ने किसी बच्चे को पिटाई लगा दी। उनके पेरेंट्स इतने हाइपर हो गए, दे केम टू स्कूल एंड दे लाइक कंप्लेंट कि मेरा बच्चे को आपने मारा है, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। द केस केम टू मी एज अ प्रिंसिपल। वो एट द एंड जब केस हैंडल नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वो मेरे पास आया। मैंने पेरेंट्स को बिठाया, टीचर की बात भी सुनी कि सर वो होमवर्क करके नहीं आता है, उसके पेरेंट्स की कंप्लेंट्स रहती है कि सर वो होमवर्क करवाइए या आप ये करवाइए, आप वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता। तो कैसे उसके मन में डर पैदा किया जाए, बिकॉज डर के बिना आदमी पूजा भी नहीं करता है हमारे देश में। पूजा भी वो डर के मारे कर रहा है कि ठीक है यार भगवान हमारी सुनेगा। तो डर होना बहुत जरूरी था। डर के लिए एक टीचर, किसी भी टीचर का कोई उद्देश्य नहीं है किसी बच्चे को मारना, किसी का कोई पर्सनल इंटेंशन तो रहता नहीं है। मेरा आपसे क्या पर्सनल दुश्मनी हो सकती है और एक बच्चे से क्या ही दुश्मनी होगी किसी बच्चे की। तब ये बातें हमने एक पेरेंट को समझाई, मैंने भी उनको यही समझाया था कि ये पुलिस कंप्लेन करना, ये करना, मैं उस टीचर को अभी निकाल दूंगा। मुझे डेफिनेटली उसकी बहुत चिंता है क्योंकि उसका परिवार मेरे पर डिपेंड करता है। जब उस पेरेंट को मैंने ये समझाया कि आपने बच्चे को क्यों शिक्षावान बनाना है, अपने को क्या संस्कारवान बनाना जरूरी नहीं है? क्या ऐसा बच्चा हमको चलेगा जिसमें संस्कार नहीं हो, भले वो 100 में से 100 नंबर ला रहा है, वो क्या करेगा देश के लिए, वो परिवार के लिए क्या करेगा? हमको देश को, हमारे समाज को और मोर ओवर हम सब इन दो चीजों को साइड में रखें तो भी हमारे परिवार को, बिकॉज अल्टीमेटली एक पेरेंट का बुढ़ापा उस बच्चे पे डिपेंडेंट है। तो उस बच्चे में संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उन पेरेंट्स का आप बुढ़ापा कैसा अपेक्षा करते हैं? ये सब चीजें जब हमने उनको समझाई, ठीक है हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगी हुई है कि यार पुलिस कंप्लेन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट देन टू मैंने पेरेंट्स से जब बात की, उन्होंने उन बात को रियलाइज किया, दे सेड सॉरी ऑल्सो फॉर द सेम। तो वहां मैंने टीचर को भी समझाया कि भैया आज का जमाना है नहीं बच्चों को हाथ लगाने का, बट चूंकि हम गुरुकुल की पद्धति की बात करते हैं, गुरुकुल शिक्षा में तो बच्चों को कितना स्ट्रिक्टनेस में रखते थे, हम लोगों ने पढ़ा है हमारे शास्त्रों में। हम इतनी स्ट्रिक्टनेस तो हमारे स्कूलों में नहीं ला रहे हैं, बट मिनिमम स्ट्रिक्टनेस तो जरूरी है ना। आप डांट भी नहीं पा सकते, आप मार भी नहीं सकते, आप बच्चों में कैसे उससे काम कराएं? और देन व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस जनरेशन जो ऑलरेडी अपनी उम्र से जल्दी बड़ी हो रही है, जब आप उससे डील कर रहे हो तो यू शुड हैव सम राइट्स इन योर हैंड। देखते हैं बाकी। फिर पेरेंट्स ने वो सिचुएशन समझी, ये सिचुएशन जरूर हमारे सामने आई थी। उसके बाद से जब हमने पेरेंट्स की काउंसलिंग शुरू कर दी, फिर ये सिचुएशंस बहुत कम हो गई। फिर भी आजकल न्यू जनरेशन पेरेंट्स है, थोड़ा सा पैम्पर्ड किड्स है, तो ये सिचुएशन आती है, पर हम समझाते हैं, हो जाता है मैटर सॉल्व, इतनी डिफिकल्टी नहीं आती। बट हाँ, एज अ पेरेंट आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स से जरूर ये दरखास्त करूंगा कि उस स्थिति को जरूर समझे। एक टीचर की आपसे, आपके बच्चे से कोई पर्सनल दुश्मनी हो नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। वो भी अपना जीवन यापन के लिए काम कर रहा है, अपना मन लगा के वो काम करना चाह रहा है, तो उसके सहयोग करने की आवश्यकता है। हाँ डेफिनेटली मैं मानता हूँ टीचर भी इंसान है, कुछ गलती वो भी करता होगा, कर सकता है, बट फिर भी हमारे टीचर के लिए जो सम्मान आवश्यक है समाज में, वो होना बहुत जरूरी है। बिकॉज ये बात है कि आजकल बच्चों को समझ में आने लग गई है कि यार ठीक है, मैं थोड़ी सी कंप्लेन करूंगा, मेरे पापा या मम्मी स्कूल आ जाएंगे एंड देन द टीचर विल बी, हाँ या तो वो फायर हो जाएंगे या फिर उनको डांट दिया जाएगा, ही विल बी स्कोल्डेड। तो उसके बच्चे बड़ा मजाक उड़ाने लग गए हैं। और जब किसी व्यक्ति का मजाक उड़ा देते हो तो उससे आप सीख कुछ नहीं सकते हो। तो ये पेरेंट्स को समझना होगा, अगर हम टीचर की रिस्पेक्ट खत्म कर देंगे तो उससे आपका बच्चा कुछ सीख जाए, ऐसी अपेक्षा भी फिर हम उससे नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है सीखने के लिए हम सबके लिए। सर गुरु की परिभाषा क्या बोलेंगे? टीचर्स को किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से टीचर्स की क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे मापदंड हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में टीचर को गुरु बोला गया है। मैं मेरे टीचर से ज़रूर हमेशा बात करता हूँ, पर मेरे हिसाब से गुरु शब्द का एक बहुत अच्छा मतलब है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब से दूर ले जाने वाला। तो गुरु का मतलब सिर्फ अध्यापक या सिर्फ टीचर नहीं है। गुरु का मतलब वो व्यक्ति है जो किसी इंसान के अंदर के अंधकार से उसको उजाले की ओर ले जाए, किसी के मन के दुख को, किसी के मन की पीड़ा को दूर कर सके, किसी के मन में अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको अपने ज्ञान से प्रकाशित कर सके। जैसे हम लोग ये मानते हैं कि अंधकार में एक दीपक भी रोशनी कर सकता है, तो गुरु उस दीपक की भांति होना चाहिए जो उसके मन के अंधकार को अपने ज्ञान के दीपक से बुझा दे। वो एक परफेक्ट मेरे ख्याल से डेफिनेशन है एक टीचर के लिए। बाकी क्वालिटीज तो आप जितनी कहें, एक पुरुष में जितनी हो सके, एक महिला में जितनी हो सके, एक टीचर में जितनी हम कहें, हर
सिचुएशन के हिसाब से क्वालिटीज बदल जाती है कि हाँ उनको डिसिप्लिन रहना चाहिए, हाँ उनके अंदर मोरल वैल्यूज बहुत होना चाहिए, उनके अंदर इथिक्स बहुत होना चाहिए, उनके अंदर काम को लेकर समर्पण बहुत होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक लक्ष्य साधने की क्षमता होनी चाहिए। ये सब चीजें तो जरूर है ही है, पर एक सिंपल अर्थों में समझे तो गुरु वो है जो किसी व्यक्ति को अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। अब वो अध्यापक भी हो सकता है, वो आपके पिता भी हो सकते हैं, वो आपका मित्र भी हो सकता है। ऐसे हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आपको गलत संगति से अच्छी संगति की ओर ले जा रहा है, वो गुरु है। तो स्टूडेंट के बारे में क्या चाहेंगे, मतलब स्टूडेंट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर स्टूडेंट्स की क्वालिटी के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत एक अच्छा श्लोक है, अगर वो भी होगा तो भी बहुत अच्छी चीज है। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण विद्यार्थी के हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। काक चेष्टा मान मतलब एक कौवे जैसी इच्छा शक्ति बच्चे में होना बहुत आवश्यक है। जैसे हमने वो कहानी सुनी थी कि एक प्यासा कौवा मटके के पास आता है, पानी बहुत नीचे था पर वो हार नहीं मानता और एक एक कंकड़ डालता जब तक वो पानी ऊपर नहीं आ जाए और अपनी प्यास को बुझा नहीं ले। ऐसी उसमें शक्ति होना बहुत आवश्यक है। बको ध्यानम मतलब एक बगुले जैसा एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। एकाग्रता इन द सेंस हमने देखा है बगुले को शिकार करते हुए, वो कैसे नदी के तट पे या किसी भी तटीय स्थान पे खड़ा हो जाता है मानो एक साधु ध्यान कर रहा हो और ध्यान में मग्न हो, और उससे बेफिक्र होकर मछलियां आसपास आती है और वो एकदम से शिकार कर लेता है। इतना कंसंट्रेशन एक बच्चे के अंदर होना बहुत जरूरी है। स्वान निंद्रा मतलब जैसे एक स्वान मतलब कुत्ता बोलते हैं जिसको हम, कुत्ते जैसी निंद्रा होनी चाहिए कि एक आहट में भी खुल जाए। इतना बच्चा एकाग्रचित्त होना चाहिए कि उसकी एक आहट से भी वो निंद्रा उसकी खुल जाए। अल्पहारी मतलब इतना भी नहीं खाए, जैसे वो आजकल जंक फूड चल रहा है, पिज्जा भी खा लूं, ब्रेड भी खा लूं और सैंडविचेस भी खा लेता हूँ, पास्ता भी खा लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना पेट स्वस्थ होगा उतना अच्छा एक इंसान अपने कार्य को कर सकता है। तो अल्पहारी होना बहुत आवश्यक है और ये हमारे शास्त्र में भी बोला गया है। ग्रह त्यागी से ये कहना चाहा है इस श्लोक में कि जब भी मौका मिले वो घर को त्याग सके। ये उसके अंदर 5 क्वालिटी होना बहुत आवश्यक है। और मैंने अपनी तरफ से 1 या 2 क्वालिटी और जोड़ी है जो आजकल बच्चों में होना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है समाज के प्रति, कि हम समाज में इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको अच्छे विद्यालय मिले हैं, अच्छे पढ़ाने वाले शिक्षक मिले हैं, सब कुछ अच्छा मिला है। बहुत सारे व्यक्तियों को इतनी सुविधाएं भी मिली कि उनके आगे पीछे काम करने वाले व्यक्ति भी हैं। तो हमारे मन में एक ग्रेटिट्यूड की भावना होना चाहिए सभी के प्रति, समाज के हर तबके के प्रति। जितना ऊपर अपन समाज में जाए उतने नीचे तबके के लिए हमारे मन में सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, क्योंकि आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमको इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मिली है, हमारे माता पिता इतने संपन्न है कि अपने अच्छी व्यवस्थाएं में पढ़ा रहे हैं। तो उनके अंदर ऐसा समाज के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना जरूर आना चाहिए। एक थोड़ी सी बुरी आदत जो बच्चों में बढ़ती जा रही है, जिसको मैं एक सैडिस्ट की भावना मानता हूँ, वो नहीं होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए बच्चों के अंदर से। सैडिस्ट की भावना से मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जिसको दूसरों को तकलीफ दे के देखने में बड़ा मजा आता है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ मच्छर मार रहे हैं, उस मच्छर ने क्या बिगाड़ा है? हम गाड़ी पे घूम रहे हैं, बच्चे एक कुत्ते को पकड़ा, उसकी टांग तोड़ दी। अब भैया तुमने एक जीव को पूरे जीवन भर अपंग बना दिया है, ऐसा मजा क्या काम का है? दिवाली के टाइम पे बच्चे दिवाली पे टाइम पे हाँ पूंछ पे फटाके बांध देना, जानवरों के ऊपर फटाके फेंकना। जानवर छोड़िए सर, हम तो सड़कों पे निकले, बच्चे अपने ऊपर फटाके फेंक देते हैं। हाँ। तो ये किस तरह की भावना का समाज में उत्पन्न हुआ है? वो कहीं ना कहीं समाज को भी देखना होगा, परिवारों को देखना होगा अपने बच्चों में किस तरह की भावना उत्पन्न हुई है। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है बच्चों के अंदर सुधार होना चाहिए। बिकॉज को एक वॉच रखना चाहिए बच्चों पे। पेरेंट्स है, समाज को भी देखना चाहिए भैया अपना किस तरफ बच्चा जा रहा है। बिकॉज एक चीज बहुत अच्छी याद आती है, स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी ने अपनी एक इंटरव्यू में बोला था कि यार, किसी इंटरव्यूअर जैसे आप जैसे किसी ने पूछा होगा उनसे कि यार सर आप लोहा बनाते हो, लोहे को खत्म कैसे करेंगे, क्योंकि लोहा खत्म कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि लोहे को खत्म सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, वो है उसकी जंग, उसका रस्ट। उसी तरह इंसान को भी खत्म उसकी गलत आदतें, गलत चीजें ही करेगी, अगर जब तक इंसान अपने व्यक्तित्व को अच्छा नहीं बनाएगा। बिकॉज आज समाज को इन 5 गुणों वाले संपन्न व्यक्तित्व की आवश्यकता है कि हम अच्छे व्यक्तित्व बने।
और एट द एंड बहुत ज़रूरी है हम एक खुश मिजाज इंसान बने, जो चिंताएं है, संकोच है, उनको अलग हटके उन व्यवस्थाओं को अच्छा से सुधारें और अपने माता पिता को देखें। बिकॉज माता पिता ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है आपका जीवन बनाने में, तो अब आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है उनका बुढ़ापा बनाने में, राइट। तो वो सारी चीज़ें, बच्चे के अंदर भावनाएं भी होनी चाहिए और एट द एंड खुश होना एक लक्ष्य होना चाहिए। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ शुड बी टू बी हैप्पी। एक खुश रहना है, खुश मिजाज इंसान बनना है, ये होना चाहिए एक बच्चे के अंदर चीज़ें। और अभी जैसे स्टूडेंट के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, और अभी कुछ ही दिनों बाद बोर्ड एग्जाम आ रही है, तो बच्चा अपने आप को कैसे रिलैक्स रखे, स्ट्रेस ना ले और अच्छा प्रिपेयर होके एग्जाम दे और अच्छे से कुछ कर सके, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इन बच्चों को? फिर यहाँ पे मैसेज के पहले एक छोटी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा मैं बच्चों के लिए आपसे, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री से, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। कुछ व्यवस्थाओं को मैंने देखा है, हमने पेरेंट्स को समझाने वाली बात भी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, बहुत सारी बातें बोली। एक चीज़ मैं स्टूडेंट से बोलना चाहता हूँ, मेरे जीवन में रामायण और महाभारत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत उनसे अट्रैक्शन भी है और मैं कुछ बहुत इंस्पायर्ड भी हूँ इन दो ग्रंथों से। रामायण का एक बहुत अच्छा किस्सा मुझे याद आता है, जब आपको भी याद होगा, जब श्री राम ने बाली का वध किया जी। बाली ने अंगद, अपने पुत्र थे उनके अंगद, उनको बुलाया और उनको श्री राम के सुपुर्द किया जी। अंगद चाहते तो अपने पिताजी को डिसोबे कर सकते थे, नहीं भैया तुमको मारा है, हम उनके साथ कैसे जाएंगे या कुछ भी करेंगे, बदले की भावना आ सकती थी। बट अंगद ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान किया और श्री राम के पास सम्मान समर्पित हो गए, उनके चरणों में समर्पित हो गए। उसके बाद हमने देखा कैसे रामायण में लंका में जाकर अंगद ने अपना रूप दिखाया, कैसे पैर स्थापित किया और लंकेश को अपने चरणों में झुका दिया, कितनी शक्ति थी उसमें। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि तुम जहां तक नहीं देख सकते उतनी दूर तक तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पेरेंट्स देख चुके हैं। मतलब एक पेरेंट कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता है, उनकी सोच में, उनकी इच्छा में कभी आपके प्रति कोई गलत भावना नहीं है। डिसीजन गलत हो सकते हैं, उसका हम नहीं बोलते, बिकॉज वो भी एक इंसान है, डिसीजन गलत हो सकते हैं, पर उनकी भावना कभी गलत नहीं होगी। दुनिया में किसी की भी भावना गलत हो सकती है, पर एक माता पिता की, एक पेरेंट की भावनाएं कभी गलत नहीं होगी आपको लेके। तो वो चीजें इस किस्से से सुनने में आती है। इसी तरह से पेरेंट ने अगर आपको किसी स्कूल के, किसी टीचर के हवाले किया है, कि सुपुर्द किया है कि आप इसको शिक्षावान बनाइए, तो एक बच्चे को चाहिए कि उस पर ट्रस्ट करे, उस टीचर के ऊपर ट्रस्ट करे, बजाय उसको क्वेश्चनिंग, बजाय उस पर क्वेश्चन उठाने के लिए, या फिर बजाय उस पर, और समर्पण की एक भावना लाए। जब तक आपके मन में समर्पण की भावना नहीं होगी, तब तक वो शिक्षक कितना ही आपको सिखा दे, आप शिक्षा को ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। तो वो भावनाएं आपके अंदर सीखने की होना बहुत जरूरी है। रही बात, हाँ, जो आपने पूछा एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बोर्ड एग्जाम आ रही है, समय है, कुछ 15 दिनों का समय 10th वालों के पास बचा है, और कुछ 12th वालों की 17 से भी शुरू हो रही है, 22 तारीख से भी शुरू हो रही है एग्जाम। उनके लिए सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, जो ये 5 लक्षण बोले हैं, ये 5 लक्षण को कोशिश करें एटलीस्ट आने वाले दिनों में अपने अंदर उतारने की। कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, जितनी भी धमाल मस्तियां पूरे जीवन में, पूरे साल में अगर की है हम लोगों ने, तो उसको साइड रख के अब पूरा फोकस करने का समय है। बिकॉज ये माता पिता का भी लक्ष्य होता है कि हमारा बच्चा जीवन में कुछ कर जाए। मैं नहीं बोलता सब बच्चों को 90% लाइए भैया, मैं ऐसी अननेसेसरी डिमांड्स बच्चों से नहीं करता हूँ। सब बच्चों की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, उसके हिसाब से बच्चा अर्न कर लेगा। ये जरूर है, हमको ये चाहिए आज हमारे सामने क्या लक्ष्य है। जब मस्ती करने का मौका था तब मस्ती की थी, आज हमारे सामने लक्ष्य बोर्ड एग्जामिनेशन आ रही है। हमको ये चाहिए कि हम उसकी तरफ फोकस करें, अच्छा करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि नाम होगा, आपका नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, आपके समाज का नाम होगा, आपके स्कूल का नाम होगा। और जब ये लोग आपके प्रति प्राउड फील करेंगे ना, उससे बढ़िया खुशी लाइफ में कुछ हो नहीं सकती है। अगर आपके पिता, आपके माताजी आपके कारण खुश है, आपके गुरु आपके कारण खुश है, तो उससे बड़ा कोई खुशी नहीं हो सकती। बट उसको लेकर अपने माइंड में लोड भी नहीं लेना है कि यार भैया मेरे को 90 नहीं आएंगे तो मैं कुछ भी ना करूं, ऐसा भी नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल जरूर नहीं है कि 90% वाला ही बच्चा सब कुछ जीवन में करेगा। अगर ऐसा होता तो मैं आपके सामने आज नहीं बैठा होता, क्योंकि मेरे जीवन में कभी मैंने 60% से ज्यादा नहीं लाया। पर
ये जरूर है, अच्छा करने की अगर क्षमता है तो जरूर करें, बहुत अच्छा करें, और जितना हो सके उतना अपने जीवन से अच्छा करें। मेरी क्षमता 60% की थी, मैं लेके आया, 66% की थी, 66% की मैं लेकर आया। आपकी 90 की, 95 की, 96 की लेकर आइए, बहुत अच्छे से लाइए और अपने जीवन में कुछ अच्छा करिए। और इसको लेकर बिल्कुल चिंता मत करिए कि कोई क्या सोचेगा, नंबर कम आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। किसी किसी की कहने में ना आए कि यार कोई क्या सोचेगा अपने बारे में, शर्मा जी वर्मा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। समाज एट द एंड आपने क्या हासिल किया है जीवन में वो देखेगा, और समाज को मेरे ख्याल से दिखाना भी नहीं, हमने क्या सेल्फ के लिए हासिल किया वो हमें दिखाने के ऊपर लक्ष्य होना चाहिए। बस इस बोर्ड के समय में इतना जरूर कहूँगा, अच्छा खाएं, नींद अच्छी लें और खूब एकाग्रता से अपनी पढ़ाई को करें। अपने टीचर से जितने भी डाउट्स हो, पूरे जहाँ जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, डाउट्स को क्लियर करें, अच्छे से करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाएं। जिस भी भगवान का हम नाम लेते हैं उनका आराधना करें, उनकी प्रेयर्स करें और स्कूल विद्यालय में एग्जाम देने जाएं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को करें, अच्छे से आप कर सकते हैं लाइफ को, ये मेरी अपेक्षा है। और बस एक छोटी सी इसमें स्टूडेंट के साथ एक पेरेंट्स को भी एक बात बोल देता हूँ कि इस सिचुएशन में कोई पैनिक बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स कभी भी कंपैरिजन हमने जीवन भर किया है बच्चे के साथ, पर ये जो 15-20 दिन है इसमें बच्चों का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जो आपका बच्चा अच्छे से करना चाहता है उसके लिए प्रेरणा स्रोत बने, उनको अच्छे से अच्छा माहौल दे घर में ताकि वो कुछ कर सके। 15-20 दिनों का समय बचा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से अच्छा बच्चा प्रैक्टिस कर सके, घर पे खूब प्रैक्टिस कर सके। उनको जो आप हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हैं वो हेल्दी एनवायरनमेंट आपको देना चाहिए। एक माता पिता का आज कर्तव्य है जिनके बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज आपने अपने जो अनुभव को शेयर किया है हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और चाहूँगा कि आपका जो एक मोटो है जो आप चाह रहे हैं, और एक लास्ट एक मैं कहना चाहूँगा सर कि अभी कुछ टाइम पहले आपने वर्चुअस वैली स्कूल को आपने एक इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट हो जाता। सर हमारे रतलाम जिले में सीबीएसई स्कूल बहुत सारे हैं, एमपी बोर्ड स्कूल बहुत सारे हैं, पर आईसीएसई स्कूल एक भी नहीं था। चूंकि मूणत बिजनेस एंड एजुकेशन एसोसिएट्स हमेशा कुछ नया करने के लिए जाना जाता है। हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है और इच्छा है कि इस जिले को अपने आप में एक सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन, सारे मॉडर्न एनिमिटीज के साथ, सारे आर्ट ऑफ कल्चर, आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट के साथ एक ऐसा स्कूल देना जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के ऊपर काम करे, प्लस आईसीएसई बोर्ड के माध्यम से हो जो बच्चों के लिए और अति बेहतर डेवलपमेंट साबित हो। उस लक्ष्य को लेके हम लोग काम कर रहे हैं और हमने अभी शुरुआत की है पिछले 1 साल में कि वर्चुअस वैली इंटरनेशनल स्कूल के नाम से हमने शुरुआत की है। वो काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमको पेरेंट्स के साथ। कोशिश कर रहे हैं कि इस जिले में पहला आईसीएसई स्कूल हो और काफ़ी सक्सेसफुल हो, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है सर, हमारी भी यही आशा है। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।